दोस्तों, कहानी की शुरुआत साल 1997 से होती है, जहां पर एक गाड़ी में एक जिन नाम के लड़के की आंख खुलती है। हर समय जिन अपनी माँ, अपने पिता और अपने बड़े भाई यूसुफ के साथ रहता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब लोग दोस्तों एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। जब वो अपने नए घर पर पहुंचते हैं तो जिन को ये घर जाना पहचाना सा लगता है, जबकि उसने तो इस घर को पहले कभी देखा ही नहीं था। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने इस घर को अपने अतीत में देख रखा हो। फिर हमें बताया जाता है कि जिन का भाई यूसुफ हमेशा से ही अपनी क्लास का टॉपर था और उसने अपनी ग्रेजुएशन भी एक टॉप यूनिवर्सिटी से की थी। वो खेल कूद में भी दोस्तों काफी परफेक्ट था, जिसने उसे लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर बना दिया था। यूसुफ किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ जिन एक एवरेज बच्चा था और उसे अक्सर मेंटल ब्रेकडाउन होते रहते थे, जिसके लिए उसे रोज दवा लेनी पड़ती थी। जिनको लगता है कि उसके झंझट भरे जीवन में अगर वो किसी चीज पर गर्व कर सकता है तो वो सिर्फ उसका भाई यूसुफ है। एक साल पहले कार एक्सीडेंट में यूसुफ का पैर टूट गया था, जिसके कारण अब वो लंगड़ा कर चलता है। जिन और यूसुफ को एक साथ एक ही कमरे में रहना पड़ेगा दोस्तों आप, क्योंकि पिछले मकान मालिक ने अभी तक उस एक छोटे से कमरे को खाली नहीं किया था जिसमें यूसुफ रहने वाला था। रात को डिनर के समय जिन को ऊपर के उसी छोटे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसका परिवार ऐसी कोई आवाज सुनने से मना कर देता है। बाद में उसी रात जिन को दोबारा उसी कमरे में तेज आवाज सुनाई देती है। फिर वो तहकीकात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाता उसका भाई यूसुफ उसे रोक लेता है। अब यूसुफ अपने छोटे भाई को बारिश में घुमाने बाहर ले जाता है। दोनों भाई पास ही की एक पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं। जब वो दोनों मौसम का आनंद ले रहे होते हैं तो अचानक यूसुफ के पास उसके पिता का फोन आ जाता है और वो उसे जल्द से जल्द घर बुलाते हैं, जिसके कारण उसे जिन को पहाड़ी पर अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। घर वापस जाते समय कुछ बदमाश यूसुफ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। यूसुफ उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है और तभी से बीच जिन की नजर इस झगड़े पर पड़ती है। जिन अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बदमाश यूसुफ को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। घबराया हुआ जिन घर वापस आता है और मानसिक तनाव से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले इस हादसे के बारे में अपने माता पिता को बताता है। फिर जिन एक सपना देखता है जिसमें किसी से मोटे तौर पर पूछताछ की जा रही थी। तभी अचानक जिन की आंख खुल जाती है और वो अपने आप को माता पिता के बगल में पाता है। अगले सीन में जिन डिटेक्टिव से बात करता है और उन्हें किडनैपर्स की वैन का नंबर बताता है। हालांकि डिटेक्टिव्स बताते हैं कि ऐसा कोई नंबर तो मौजूद ही नहीं है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन परिवार के पास फिरौती के लिए कोई भी कॉल नहीं आता। एक दिन जिन को उस छोटे से कमरे से वही आवाज वापस सुनाई देती है और उसे किसी से पूछताछ की जाने वाला सपना दोबारा से दिखाई देता है। तभी अचानक 19वें दिन यूसुफ सही सलामत घर लौट आता है। हालांकि उसे पिछले 19 दिनों से कोई भी घटना याद नहीं थी। डॉक्टर्स का मानना है कि ये एक भूलने की बीमारी के कारण होता है और इसमें परिवार सिर्फ एक चीज कर सकता है और वो है इंतजार। उस रात जिन यूसुफ को घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है। अगले दिन किसी कारणवश जिन अपनी दवा लेना भूल जाता है। नाश्ते के समय जिन यूसुफ से पूछता है कि कल रात चुपके से तुम कहाँ गए थे, जिस पर यूसुफ बाहर जाने से इनकार कर देता है। जब यूसुफ बाहर जाता है तो जिन को थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि यूसुफ लेफ्ट पैर के बजाय राइट पैर से लंगड़ा कर चल रहा था। आज रात जिन अपनी स्टडी टेबल पर ही सो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर यूसुफ एक बार फिर से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार यूसुफ ये सुनिश्चित करता है कि जिन गहरी नींद में है या नहीं। यूसुफ जिन की आंख के पास एक पेंसिल की लेड को बाहर निकालता है और वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो पेंसिल की लेड नीचे न गिर जाए। यूसुफ के चले जाने के बाद हमें पता चलता है कि जिन जाग रहा है और वो टैक्सी में अपने बड़े भाई का पीछा करना शुरू कर देता है। गाड़ी यूसुफ को एक बाजार में छोड़ती है, जहां वो अपने मुंह में एक जली हुई सिगरेट लेकर आगे बढ़ता रहता है। जिन यूसुफ को दो आदमियों से बात करते हुए देखता है, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि ये तो वही डिटेक्टिव्स हैं जो पहले उसके घर में पूछताछ करने आए थे। जिन जल्द ही पकड़ा जाता है और यूसुफ उसे पीछे से आकर बेहोश कर देता है। अगले दिन जिन अपनी स्टडी टेबल पर ही उठता है। तभी यूसुफ को बिस्तर पर देखकर जिन घबरा जाता है। वो जल्दी से अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। तब यूसुफ जिन से पूछता है, तुमने खुद को बाथरूम में बंद क्यों कर लिया? तो जिन उसे कल रात के बारे में सब कुछ बताता है, जिस पर यूसुफ उससे कहता है कि तुमने फिर से कोई सपना देख लिया है। हालांकि जिन जोर देकर कहता है, मैं अपने होशो आवास में हूं और मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। जब यूसुफ उसे जवाब देना बंद कर देता है तो जिन चुपचाप एक एल्यूमिनियम पाइप लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है। हालांकि जल्द ही यूसुफ उस पर हावी हो जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। यूसुफ उससे कहता है कि पेंसिल से लेकर टैक्सी तक जो कुछ भी तुम कह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर यूसुफ जिन से पूछता है कि कल तुमने अपनी दवाई ली थी, जिसे सुनकर जिन शांत हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि कल उसने अपनी दवाई नहीं ली थी। फिर जिन अपनी दवाई लेता है और यूसुफ दोबारा बाहर चला जाता है।
यूसुफ के बाहर जाने के बाद जिन पढ़ाई करने के लिए अपनी स्टडी टेबल पर जाता है तभी उसे वहां पर एक टूटी हुई पेंसिल लेड दिखाई देती है। अब जिन को यकीन हो जाता है कि यूसुफ उससे झूठ बोल रहा था। जिन फिर से सबके बारे में अपनी माँ को बताता है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है, मैं इसके बारे में तुम्हारे पापा से जरूर बात करूंगी। लेकिन जिन कहता है, हमें और सबूत इकट्ठे करने चाहिए। हालांकि बाद में उस रात जिन चुपके से अपनी माँ को यूसुफ से उसके बारे में बात करते हुए सुन लेता है। अब जिन को पता चल जाता है कि ये उसका असली परिवार नहीं है और ये लोग उसका परिवार होने का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। तभी जिन की माँ को बाहर जिन के मौजूद होने का एहसास होता है। फिर वो चेक करने के लिए जिन के कमरे की ओर जाती है, लेकिन जिन किसी तरह सही समय पर अपने बिस्तर पर वापस आने में कामयाब हो जाता है। उसकी माँ के जाने के बाद जिन खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकल जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान उसे चोट भी लग जाती है। तभी बाहर उसकी मुलाकात उसके नकली पिता से होती है और कुछ ही देर में जिन की माँ भी बाहर आ जाती है। जब जिन के पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो जिन उन्हें धक्का देकर भाग जाता है। जिन की माँ जल्दी से एक गुंडे को उसके पीछे भेजती है, लेकिन जिन किसी न किसी तरह से पुलिस स्टेशन पहुंच ही जाता है और उस गुंडे से पीछा छुड़ाने में वो कामयाब हो जाता है। फिर जिन पुलिस को पूरा माजरा बताता है और वो पुलिस डेटाबेस में उसका नाम खंगालती है। वो बताते हैं कि जिन का जन्म 1977 में हुआ था और वो 41 साल का है। हालांकि जब जिन जोर देकर कहता है कि वो 41 साल का नहीं 21 साल का है, इस पर एक पुलिस अधिकारी उससे पूछता है कि चलो तुम ये बताओ कि ये कौन सा साल है, जिस पर जिन जवाब देता है कि ये 1997 है। लेकिन अधिकारी ये खुलासा करता है कि ये 1997 नहीं 2017 है। जिन ये सुनकर हैरान रह जाता है और चारों तरफ देखता है। तभी उसे कुछ लड़कों के हाथ में मोबाइल फोन दिखाई देता है। साथ ही उसे टीवी पर एक न्यूज दिखाई देती है जिसमें साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे इन और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक साथ दिखाई देते हैं। और जिन जब अपने आप को आईने में देखता है तो वो महसूस करता है कि वो तो सच में 41 साल का है। कंफ्यूज जिन अपने नकली परिवार का सामना करने के लिए घर वापस आ जाता है। घर में उसे उसी छोटे कमरे से रेडियो की आवाज आती है जिसे अब एक क्राइम सीन में बदल दिया गया था। तभी जिन का परिवार उसके सामने आता है और उसका भाई होने का नाटक करने वाला लड़का जिन को बताता है कि जिस कमरे में वो खड़े हैं उस कमरे में 20 साल पहले एक टीनेज लड़की और उसकी मां की हत्या कर दी गई थी। जब पुलिस कई सालों तक हत्यारे को पकड़ने में नाकाम रही तो मामला ठंडा पड़ गया। इसलिए पीड़ितों के परिवार ने हत्यारे को ढूंढने के लिए नकली यूसुफ को काम पर रखा। फिर थोड़ी तहकीकात करने पर उस हत्यारे की पहचान जिन के रूप में हुई। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि उस हत्या करने वाली बात को कबूल करने के लिए जिन को किडनैप कर लिया गया था और उसे बुरी तरह से पीटा गया था, लेकिन जिन ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। साइकेट्रिस्ट पार्क काका जिन का फर्जी पिता इन्वेस्टिगेशन टीम को बताता है कि जिन अपनी याददाश्त खो चुका है क्योंकि ये घटना बहुत ही दर्दनाक थी। इन्वेस्टिगेशन टीम साइकेट्रिस्ट पार्क से कहती है कि क्यों न जिन को हिप्नोटाइज करके वापस 1997 में भेज दिया जाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अगर जिन उन हत्या की घटनाओं को फिर से देखेगा तो हो सकता है कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए और वो उन्हें बता सके कि उस दिन क्या हुआ था। इधर सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन उस रात जिन ने यूसुफ का अपहरण होते हुए देख लिया था। दरअसल यूसुफ को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया गया था और वो 19 दिनों तक भी इसलिए गायब था क्योंकि उतने समय में वो जेल में था। पर फिर 19 दिन पूरे होने के बाद वो जमानत पर बाहर आ गया। तभी इस बात का खुलासा होता है कि उस छोटे से कमरे से आ रही आवाज किसी और की नहीं बल्कि उन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की थी जो वहां पर काम कर रहे थे। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। यूसुफ जिनको एक ऐसी जगह ले जा रहा था जहां उसे उन 2 मासूम जानों की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन अपनी बेगुनाही बरकरार रखता है और वैन से बाहर कूद जाता है। यूसुफ उसका पीछा करता है, लेकिन आखिर में उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन को भी एक अजनबी ट्रक टक्कर मार देता है, जिसके कारण उसकी 1997 की याददाश्त वापस आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 1997 में फिल्म का शुरुआती सीन दिखाया जाता है। उस समय जिन अपने असली माता पिता और अपने बड़े भाई यूसुफ के साथ था। तभी अचानक एक कार एक्सीडेंट में दोस्तों उसके माता पिता की मौत हो जाती है और उसका बड़ा भाई यूसुफ बुरी तरह से घायल हो जाता है। यूसुफ की सर्जरी करवाने के लिए जिन को पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन 1997 क्राइसिस की वजह से यह बहुत ही कठिन समय था। हताश जिन नौकरी की तलाश में ऑनलाइन जाता है, जहां एक अनजान व्यक्ति उसे मैसेज करता है कि अगर वो किसी की पत्नी को मार देता है तो वो उसे मुंह मांगी रकम देने का वादा करता है। लेकिन जिन को घर में मौजूद बाकी 2 बच्चों को बिल्कुल सुरक्षित छोड़ना होगा। बताए गए घर में पहुंचने के बाद जिन की अंतरात्मा उसे इस काम को अंजाम देने की इजाजत नहीं देती। वो यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी दोनों माँ बेटी जिन को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जिन घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में वो दोनों माँ बेटी को मार देता है। तभी एक छोटा बच्चा बाहर आता है और जिन को देख लेता है, लेकिन जिन उसे वापस अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। जैसे ही जिन इस घर से आने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी डॉक्टर का परिवार है जो उसके भाई यूसुफ का इलाज कर रहा था।
अब जिन उस अनजान आदमी से मिलता है जो कि असल में उसके भाई का डॉक्टर था, और अब जिन ये जानने की कोशिश करता है कि ये डॉक्टर अपने ही परिवार को क्यों मरवाना चाहता था। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि पैसों की कमी ने उसे बैंक करप्ट कर दिया था और उसने अपने बच्चों को बेघर होने से बचाने के लिए अपनी पत्नी के नाम पर कई सारे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखे थे। अब चूंकि जिन ने न केवल उसकी पत्नी बल्कि उसकी बेटी को भी मार दिया था, इसलिए डॉक्टर उससे कहता है कि अब उसका भाई यूसुफ भी मारा जाएगा। इसको लेकर उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी गलती से जिन डॉक्टर को छत से नीचे की ओर धकेल देता है और डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। तभी फिल्म वापस प्रेजेंट में आती है और जिन अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। जो लड़का जिन को वैन में कहीं लेकर जा रहा था वो उस दुर्घटना में किसी तरह से बच गया था और वो जिन को जहर देकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिन उससे कहता है कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। तभी वो लड़का खुलासा करता है कि वो वही छोटा बच्चा है जिसे जिन ने 20 साल पहले उसकी माँ और उसकी बहन को मारने के बाद छोड़ दिया था। उसके माता पिता और उसकी बहन के गुजर जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने उनके सारे पैसे हड़प लिए थे और एक अनाथालय में थोड़ा बड़ा होने के लिए छोड़ दिया था। वो जिन से कहता है कि उस दिन तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, काश तुमने उस दिन मुझे मार दिया होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। और वो जिन से पूछता है कि क्या उन हत्याओं की प्लानिंग उसके पिता ने बनाई थी, जिस पर जिन उसे झूठ बोलता है और पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है, लेकिन वो लड़का उस पर विश्वास नहीं करता। अब चूंकि जिन को एहसास हो जाता है कि सच में उसने एक मासूम परिवार की जान ली थी, इसलिए वो खुद को एक जहरीली सुई इंजेक्ट कर लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस लड़के को भी अब अपने परिवार के असली हत्यारे के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो भी हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेता है